प्रिय भैयाओं, आज हम अध्याय 5 के दूसरे पार्ट अध्याय का नाम प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी इसका लेंगे, जिसमें हम पारिस्थितिक तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है इस धरातल पर समस्त प्रकार के जीव जंतु, चाहे वो पादप हो चाहे वह किसी भी प्रकार का जीव हो, यानी कि सभी सजीवों का जो समूह है वह पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र मुख्य रूप से जलवायु पर निर्धारित होता है, क्योंकि जहाँ जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वहाँ के पादपों की प्रकृति, वहाँ के जानवरों की प्रकृति, वहाँ के सभी जीव जंतु यानी कि सभी सजीवों की प्रकृति जलवायु पे आधारित होती है। तो उनसे जुड़े हुए कुछ बिंदु आज हम इस दूसरे भाग में पढ़ने जा रहे हैं। पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि कहाँ किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, कहाँ किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, वह पूर्ण रूप से जलवायु पर निर्भर होते हैं। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति, किसी सेद के उस क्षेत्र में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनकी प्रकृति काफ़ी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। यानी कि जिस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहाँ पर उसी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। इसका मतलब जहाँ जिस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, फसलें पाई जाती है, पानी के संसाधन पाए जाते हैं, वहाँ उसी प्रकार के जीव जंतु भी निवास करते हैं। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए जो जीव जंतु वहाँ पर होते हैं उसे ही पारिस्थितिक तंत्र का नाम दिया जाता है, वही पारिस्थितिक तंत्र को निर्माण करते हैं। अगर इनमें से एक भी स्थितियां अनुकूल होने से दूर होती है तो फिर पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। जैसे मनुष्य अपने लाभ के लिए वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाता है, जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, तो उनकी कमी होती है। परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा होता है और इससे अनेक जीव जंतुओं और पादपों का अस्तित्व विलुप्त होने यानी कि खत्म होने के कगार पर आ गया है। क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जियोम यानी कि बायोमिक कहते हैं। जियोम की पहचान पादप पर आधारित होती है, यानी कि विशालकाय, जहाँ विशालकाय पेड़ पौधे हों, लंबे चौड़े क्षेत्र में पेड़ पौधे हों और अनेक प्रकार के जीव जंतु वहाँ निवास करते हों, तो उस तंत्र को जियोम के नाम से जाना जाता है। अब हमारे देश में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो वनस्पतियाँ पाई जाती है वह 5.3 चित्र में हम देखेंगे, जो 5.3 चित्र आएगा आगे। लेकिन पहले देखते हैं कौन कौन सी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो इस प्रकार के वनों से जुड़ी हुई बातें हैं कि यहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये जो मैंने कहा था कि चित्र में देखेंगे अपन, तो यहाँ स्थिति देखो आप, जो यहाँ बना हुआ है जो बिल्कुल ग्रीन है वह है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो भारत के नक्शे में आपको जहाँ जहाँ ये बिल्कुल ग्रीन दिखाई देता है तो एक तो तटीय मैदान है और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वहाँ उष्ण कटिबंधीय, जो बिल्कुल तोता कलर है लाइट वाला, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये आपको आधे भारत में दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में यही हैं। पर्वतीय वन हिमालय में आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर जम्मू कश्मीर के आसपास। इसके अलावा मैंग्रोव वन यानी कि कम मात्रा में, तो ये हमारे राजस्थान की तरफ देखोगे आप तो, और मध्य भारत में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय वन भी राजस्थान के इस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
मैंग्रोवी वन है जो बंगाल के आसपास समुद्री तट पर एक दो जगह आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से इस मानचित्र के माध्यम से हम क्षेत्र विशेष को समझ रहे हैं कि कहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो उनमें आता है सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों और तमिलनाडु के तटीय तक सीमित है। यानी कि समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में, तटीय मैदानों में ये वन विकसित हैं, जहाँ 200 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। एक समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, यानी कि 60 मीटर तक के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं उगती हैं। और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों के कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः वन साल भर हरे भले रहते हैं, यानी कि पत्ते टूटते रहते हैं और नहीं, क्योंकि पौधों को विशेष रूप से पानी और प्रकाश चाहिए। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मिलती रहती है। सदाबहार वन भी इनको हम कह सकते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ आबनूस, एबोनी, मागोनी, रोजवुड, रबर और सिकोना ये पेड़ हैं जो इनमें पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमुर और हिरण हैं। तो अपने को इनमें सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना है कि कौन सा वन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, वहाँ कितनी वर्षा होती है, किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कौन से जंगली जानवर पाए जाते हैं। 4 बिंदु, प्रत्येक क्षेत्र का हम 4 बिंदु निकाल लें। कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, कितनी वर्षा होती है, कैसे पेड़ पाए जाते हैं और कौन से जानवर वहाँ मिलते हैं। इतने बड़े अंतर में से इन 4 चीज़ों को अपने को निकाल कर और समझना है। दूसरा आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसके बारे में यदि हम देखें तो इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है और 70 से 200 सेमी तक इनमें वर्षा होती है। तो पहला बिंदु आ गया, 70 सेमी से 200 सेमी तक वर्षा होती है, ये हो गया इसमें। उसके अलावा हम इसमें देखेंगे तो वनों की आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती विभाजित की जाते हैं। इनमें आर्द्र नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेमी से 200 सेमी तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रेगर, कुकम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाले। तो ये पेड़ों के नाम हो गए कि किस प्रकार के पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। तो पेड़ों के नाम हो गए, ये क्षेत्रों के नाम हो गए, हिमालय के आसपास, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा आदि इनके नाम हो गए। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये सारी चीज़ें हमें आराम से इन क्षेत्रों में मिल जाती है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेमी के बीच होती है। अतः वन प्रायद्वीपीय पठारों में ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत वन प्राय सागौन, साल, पीपल और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग पर कृषि कार्य प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सूअर, हिरण और हाथी होते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी, छिपकलियाँ, सांप वगैरह। तो ये किस प्रकार के पेड़, कितने पेड़, मैं बार बार कर रहा हूँ कि कौन सा वन किस क्षेत्र में पाया जाता है, पहला बिंदु, वहाँ कितनी वर्षा होती है ये निकालना है अपने को, कैसे पेड़ पाए जाते हैं वह निकालना है और कौन से जंगली जानवर पाए जाते हैं। हर वन की इन 4 बातों को अपने को निकालना है। अगला वन आता है कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेमी से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है। यानी कि वहाँ पाए जाने वाले पेड़ों की विशेषता होती है कि उनमें कांटे होते हैं और वह झाड़ी नुमा पेड़ होते हैं।
इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तो ये इन क्षेत्रों में पाई जाती है। पेड़ों के नाम इनमें खजूर, यूफोरबिया, नागफनी, ये यहाँ की मुख्य प्रजाति है। इनकी जड़ें लंबी होती है ताकि वो पानी तक जाए, और पत्तियाँ छोटी होती है ताकि वाष्पीकरण कम हो सके। इनमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं वह चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट, ये 4 बिंदु हो गए। अगला वन क्षेत्र आता है पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाली ओक, चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस सीडर आदि वन पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय के क्षेत्रों में, ऐसे वन ज्यादातर हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दक्षिणी ढलानों और दक्षिणी उत्तर पूर्व भारत में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइपन, बर्न इन वृक्षों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं तो इन वृक्षों का आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के बाद में अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर, बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण में किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मौस, लीचन घास, टोंडा वनस्पति का पाए जाते हैं। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रींछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां पाई जाती है। तो वही बात मैं आपसे बार बार दोहराऊं कि हर वन में से अपने को ये ध्यान रखना है, ये वन कौन से क्षेत्रों में है, ये क्या विशेषता है, कैसे पेड़ पाए जाते हैं और कैसे जानवर इनके अंदर पाए जाते हैं। अगला आता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती है। ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। यानी कि समुद्री का जो तटीय भाग होता है जहाँ ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटे का मतलब पानी का आना और नीचे जाना। ज्वार का मतलब होता है पानी का बढ़ना और भाटा का मतलब उसको वापस नीचे उतरना। तो ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्र हो जाती है। इन्हें मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिनमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन नदियों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक इसमें आया है औषधीय पादप, यानी कि किन किन पादपों से औषधीय। प्राचीन भारत में यदि हम देखें तो जड़ी बूटियों का भयंकर महत्व था। किसी भी प्रकार की बीमारी में जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता था। मसालों में जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ हम उनमें से कुछ पादपों का वर्णन करेंगे जो किस रूप में काम आते हैं। आप देखोगे सबसे पहला पादप आता है सर्पगंधा। सर्पगंधा जो होता है ये रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। रक्तचाप का मतलब बीपी के लिए, बीपी में इस औषधि का उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है जामुन, जो सब जगह आराम से मिल जाता है। ये किस रूप में काम आता है। पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इनसे पाचन शक्ति के गुण में भी विकास होता है। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग
में सहायता करता है। देखो आप, जामुन कितना फायदेमंद होता है, जिसकी गुठली भी काम आती है और पका हुआ फल खाने में भी काम आता है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में हमारी सहायता करता है। अर्जुन, ताजे पत्तों को का निकला हुआ रस कान के दर्द में इलाज में सहायता करता है। ये रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। कान में यदि हमारे दर्द हो फिर उसमें अर्जुन का रस डाल दिया जाए तो तुरंत आराम मिलता है। बबूल जो सर्वाधिक पाए जाने वाला पेड़ है हमारी तरफ, इनके पत्ते आंख की पुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इसमें प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो आप देखो, अगर हमारे फोड़े फुंसे आदि हो जाते हैं तो आप बबूल की पत्तियां बांधने से उसको लाभ होता है। साथ ही इनसे जो गोंद होता है वह हमारे अंदर ताकत लाता है, शारीरिक वृद्धि करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। सबसे नीम का पौधा जो प्राचीन काल में हर घर में लगाया जाता था, छाया तो देता ही है, वह फर्नीचर के उपयोग में भी आता है। साथ में ये संपूर्ण जीवाणु प्रतिरोधक है, यानी कि हर प्रकार की बीमारी में इसका लाभ होता है। नीम पूर्ण रूप से जीवाणु प्रतिरोधक है। घाव को उसके पानी से धोया जा सकता है। ताजा पत्तियां खाकर आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से इससे बच सकते हैं। जो धार्मिक पौधा है, अगला पौधा आता है तुलसी पादप, जिसे धार्मिक पौधे के रूप में माना जाता है। हर घर में ये होते हैं, सभी इसकी पूजा करते हैं। तो ये मुख्य रूप से जुकाम और कांसी की दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी काढ़ा बनाया जाता है तो इसकी पत्तियों को तोड़कर उसमें रखा जाता है। ताज़ा पत्तियां यदि खाई जाए तो सर्दी और जुकाम में ये सबसे ज़्यादा काम आता है। कचनार का पौधा फोड़ा, अल्सर यानी कि कई प्रकार के जो गांठें होकर वो फूट जाती है, जिनमें रस्सी बहती रहती है, तो ऐसी जगह पर दमा रोगों के लिए इसका प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है, क्योंकि पाचन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि हमारा भोजन अच्छी प्रकार से पचता रहेगा तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। तो ये पाचन हमारी सहायता करता है। तो इस प्रकार से इतनी सारी औषधीय पादप हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो हमारे भारत में लगभग 352 प्रकार के, वर्तमान में 352 प्रकार के पादप की गणना वर्तमान में भी की गई है, जो विभिन्न प्रकार से हमारी सहायता करते हैं और हम इनका उपयोग करते रहते हैं। इनमें से लगभग 52 पादप संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों का विनिष्ट होने का खतरा है, यानी कि मनुष्य ने अपने लाभ के लिए वनों को काट दिया है। बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए खेत कलान, बढ़ते हुए रोड 4 लेन 6 लेन, बढ़ता औद्योगिकरण, इन सारे विकास के कारण दिनादिन धरती से वन कम होते जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप कई औषधीय वन हमारे क्षेत्रों से गायब हो गए हैं। हम योगाग्र वन के बारे में पढ़ रहे थे, जो समुद्र के जहाँ ज्वार भाटा आता है उस प्रकार के क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। उनको आगे पढ़ते हैं। अब नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा, एंगार, ये वृक्ष भी इनमें पाए जाते हैं। यहाँ सबसे जो जंगली जानवर पाए जाते हैं उनमें इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर जो प्रसिद्ध जानवर है, इसके अलावा कछुए मिलते हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन जंगलों के बारे में पढ़ा है। अब अगला पॉइंट हमारा आएगा वन्य प्राणी, जिसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज का भाग हमारा यहीं समाप्त होता है। वंदे मातरम।